Hello everyone. So we are starting with our second lesson in social science for 9th class, that is First World War and Russian Revolution. जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था और कैसे ख़त्म हुआ, दोनों हम देखने वाले हैं। एक्चुअली इसमें हम लोग दूसरा वर्ल्ड वॉर के साथ साथ और एक है बेलोस्विकी मूवमेंट। ये जो है रशिया का एक मूवमेंट है। रशिया में एक तरह का मूवमेंट चला था, जैसे हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला वैसे ही इनका एक चला था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। So coming to this, the yearning of the Eastern European countries for expansion of their empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी देख के यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ आए और वहाँ पे फिर एक के बाद एक आते रहे और बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना पावर एस्टैब्लिश किया। लेकिन क्या है कि हम इससे पहले इंडिया भी सब कंट्रीज से वो ट्रेड करता था, लेकिन कोई कंट्री ने ये नहीं सोचा कि वहाँ जाके ऑक्यूपाई करें। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक होड़ बची हुई थी कि दूसरे कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई करना, दूसरे कंट्रीज़ को अपने गुलाम बनाने की होड़ बची हुई थी। इसलिए और उन्होंने देखा साउथ एशिया और अफ्रीका में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, तो हम इसको लूट लें, इस इरादे से उन लोगों की होड़ मची हुई थी। जैसे कि डच है, जिसको अभी हम नेदरलैंड बोलते हैं, ये है, फ्रांस है, इवन स्पेन है, इंग्लैंड, फिर बाद में अमेरिका भी जो है, सब लोगों सब का जगह पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। सबसे पहले ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने शुरू किया कि जाके दूसरे कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई करने का। This greed for colonization among the Western European nation caused the economic, social and cultural ruin of Asian African countries. The result on this world politics was such that the First World War and World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. ये लोगों की होड़ इतनी मची हुई थी एक दूसरे को, मतलब समझ लो जैसे इंडिया में पहले इंग्लैंड ने ऑलरेडी काफ़ी अपना इस्टेब्लिश किया, तो फ्रांस आ गया। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई इसके मतलब ट्रेड के चक्कर में। फिर बाद में इंग्लैंड ने ओवर पावर किया और फ्रांस जो है कुछ जगहों पर रह गया था। मतलब इन लोगों की इतनी ही वो ग्रीड, इट कैन बी सेड एज ग्रीन, लालच के वजह से ही, मतलब हम कितने कंट्रीज़ को अपने गुलाम बनाए, इस लालच में लोगों ने पूरे जो साउथ अफ्रीका और एशिया की जो कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज़ है उसको पूरा ख़त्म कर दिया। तो अभी हम देखने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। सो वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एशिया एंड अफ्रीका। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa. Their greed for colonization did not spare even the neighboring countries. मतलब उनको अंदर इतनी लालच, इतनी ग्रीड थी, वो अपने आजू बाजू वाले कंट्रीज़ को भी ऑक्यूपाई करने चले थे। मतलब एशिया और अफ्रीका तक नहीं आ रहे थे, जो यूरोप में आजू बाजू की कंट्रीज़ है वो भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। Spain had taken control of Netherlands, Belgium, Luxembourg. पहले सबसे पहले क्या किया स्पेन ने स्पेन के अंदर कौन आ गए देखो। पहले ये आ गया नेदरलैंड, जो डच बोलते हैं उसको, उन्होंने पहले डच जो है सबको सब लोगों को गुलाम बना रहा था, लेकिन अब जो स्पेन ने जाके नेदरलैंड को ही अपने अंदर में ले लिया। फिर उन्होंने किसको लिया, बेल्जियम। फिर उसके बाद उसने अंदर में किसको लिया, लग्जमबर्ग कहाँ पे है अभी? लग्जमबर्ग इज कैपिटल
ओके, सो इन तीनों को स्पेन ने इन तीनों को ऑक्युपाई। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। अब ये जो स्पेन ने को लिया, इनमें से थोड़े जो जगहों को किसने ले लिया? फ्रांस ने। मतलब समझ लो नेदरलैंड पूरा एक देश है, नेदरलैंड एक देश है, तो उसमें जाके फ्रांस ने थोड़े थोड़े जगह पे उसने, जैसे हमारे इंडिया में फ्रांस ने कहाँ यानम है, अपना यानम है और चंद्रनगर है, वहाँ पे जो फ्रांस ने ले लिया ना छोटी छोटी जगहों पे, ऐसे ही यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे फ्रांस ने अपना कब्जा कर लिया। When Portuguese king died without an heir, Portugal came under the rule of Spanish king because of their blood relation. So for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. जो पोर्चुगल के जो राजा थे, वो जब उनकी डेथ हुई वो बिना हेर के मर गए, मतलब उनका कोई वारिस नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो जो स्पेन का किंग था ना, वो पोर्चुगीज का जो मर गया किंग है ना, वो दोनों मतलब रिलेटिव्स थे, मतलब कोई कजिन्स होंगे, कुछ होंगे, रिलेटिव्स थे, मतलब ब्लड रिलेशन था उनका। तो ये स्पेन वालों ने क्या किया, पोर्चुगीज को भी अपने अंडर में ले लिया। और ये इतने तो लिए ही थे इन्होंने, ये सब जो है आपके यूरोप के कंट्रीज हैं, और अपने बाजू में से पोर्चुगल को भी ले लिया। और 6 डेकेड्स यानी 60 साल तक जो है ये स्पेन काफ़ी जगहों को ऑक्यूपाई करने में सक्सेसफुल रहा। Similarly, Italy and German states became the victim of greed of France and Austria. When the European powers were fighting their grip over Asia and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Africa's Asian nations as their colonies. अब जर्मनी और इटली जो है वो किसके अंडर में आ गए? फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने मिलके ये जो जर्मनी और इटली, इन दोनों को अपने अंडर में ले लिया। फ्रांस ने कब्जा किया इटली और जर्मनी पे। तो उसके बाद यूरोपियन पावर्स द यूरोपियन नेशंस हैड बिकम फ्री। अच्छा, जो फिर ये जो फ्रांस है वो इटली और जर्मनी पे अपना कब्जा जमाया। फिर उन्होंने जर्मनी ने और इटली ने बड़े मुश्किल से मूवमेंट चला के अपने आप को फ्री किया। अपने आप को फ्री करने के बाद इटली और जो जर्मनी है, अब वो इंग्लैंड की तरह बाकी कंट्रीज को ऑक्यूपाई करने निकल गए। कॉलोनिज्म इन एशिया। After the strengthening grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar जो कि अभी बर्मा है, बर्मा जो अभी म्यांमार है, पहले बर्मा था, सिंगापुर and Malaysia. England entered China also, but due to the opium trade between England and China, there were wars between 1839 and 1842, which became to be known as Opium Wars in history. China lost this war and thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry their trade and thus expanded their empire. Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium, America also acquired trade and political rights. पहले इंग्लैंड जो आया, इंडिया पे कब्जा किया। इंडिया के कब्जा करने के बाद श्रीलंका, बर्मा और सिंगापुर, आगे जाके मलेशिया, इन सब पे कब्जा किया। फिर वो चीन में एंटर हुआ। चीन में एंटर होने के बाद वहाँ पे ना एक नशीली पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है, उसको ओपियम बोलते हैं। मतलब जैसे अपना गांजा है, ये सब जो होता है ना, ऐसे ही एक मटेरियल ओपियम बोलते हैं, नशीला पदार्थ। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो उस उत्पादन को, मतलब उस चीज़ को बहुत महंगे दामों पे भी बेचा जाता था, क्योंकि नशीली दवा थी, ड्रग्स था, उसको बहुत महंगे दामों पे बेचा जाता था। तो उसको कब्जा करने के लिए इंग्लैंड गया। मतलब वो जो नशीला पदार्थ है उसका ट्रेडिंग हम करना चाहते हैं करके उससे छीनने गया। तो चाइना और इंग्लैंड के बीच में ये 1839 और 42 के बीच में, यानी ये
3 साल के बीच में कई बार लड़ाई हुई। फाइनली चाइना हार गया। चाइना हार गया तो चाइना के जो 5 मेजर पोर्ट है, मतलब जो बंदरगाह हैं, वो इंग्लैंड को देना पड़ा। तो फिर उसके बाद जब इंग्लैंड ने ये 5 कब्जा कर लिया, और देश जितने भी हैं, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका तक यहाँ पे मतलब ट्रेड करने आ गए। और कई जगहों पे इन्होंने एक तो ट्रेड अपने सेंटर से एस्टैब्लिश कर लिए, कई लोगों ने अपने जगह ले लिया, भाई ये इस एरिया में हम करेंगे, इस एरिया में हमारा ट्रेड चलेगा, ऐसा करके बांट लिया। और ऊपर से क्या किया इन लोगों ने, पॉलिटिकल राइट्स भी ले लिए। मतलब वहाँ जैसे इंडिया में पॉलिटिकल राइट्स ले लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, अपना ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे राज भी करने लगे थे। ऐसे ही चाइना में भी ये लोग पॉलिटिकल राइट्स ले लिया, यानी उसका पालन करने लगे। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted Europeans to establish colonies there. England, Germany, Russia, America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, and made efforts to take care of their own interest. अब वहाँ से निकले तो जैसे अपने इंग्लैंड के अंदर कौन से आ गए थे, इंग्लैंड के अंदर का इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, और फिर मलेशिया। और बर्मा, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या किया, ये सब लोगों ने मिलके अब इन्होंने क्या किया, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और जो अमेरिका, ये बेल्जियम, इन लोगों ने क्या किया, जो साउथ अपने वेस्ट एशियन कंट्रीज है, यानी गल्फ की कंट्रीज जितनी भी है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, आपका सऊदी अरेबिया, बहरीन, इधर जाके इन लोगों ने ऑयल वेल्स जो थे ना वो एस्टैब्लिश किए और उनको भी अपने अंडर में ले लिया। और इन्होंने अपना ही फ़ायदा देखा, मतलब वहाँ का रीजन को इन्होंने कोई डेवलप नहीं किया। ऑयल ले जाके अपने जगह अपने डेवलपमेंट का ध्यान दिया, अपने जो ऑफर्स है उन्होंने वो भरे, यानी अपने तिजोरी भरे उन्होंने। कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, द डच एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 15th century in South Africa. After that, England, France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa, respectively. The vast province of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo and established its rule. अफ्रीका बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट है और वहाँ पे इतना, मतलब हमारे इंडिया के 5 गुना है, 5 या 10 गुना बड़ा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा। उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कौन गया, डच जो है, जो नेदरलैंड को हम डच बोलते हैं, वो जो है पहले जाके अपना कॉलोनी वहाँ एस्टैब्लिश करने के बाद जो है इंग्लैंड और फ्रांस इसके बाद पहुँच गए और इन्होंने अपने अपने कॉलोनीज वहाँ पे ज्वाइन किया। और वहाँ के जो रॉ मटेरियल होता है, जो भी खनिज हैं, जो मेटल्स है वगैरह अपने इधर ले जाते थे, अपने इधर इम्पोर्ट कर लेके आ जाते थे। और हमारे उनके कंट्रीज़ में जो बने हुए फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कपड़े हो गए या कुछ भी चीज़ बने प्रोडक्ट्स वहाँ जाके बेचते थे दुगने तिगने दामों पे। और वहाँ पे कोई चीज़ बनाने को अलाउ नहीं करते थे, जैसे इंडिया में करते थे। यहाँ कोई टेक्सटाइल नहीं बनेगा, यहाँ से कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और जाके इंग्लैंड में वो कपड़ा बना के लाके उसको दुगने दामों पे बेचते। और यहाँ जो कपड़ा बनता था अगर बेचने जाओ तो उसके ऊपर 80% वो टैक्स लगाते थे। यही काम इन्होंने अफ्रीका में भी किया। King Leopold of Belgium seized vast province of Congo and established its rule. बेल्जियम का जो किंग था उसने क्या किया,
कॉन्गो एक अभी कंट्री है, वो पूरा वो उसने अपने अंदर में ले लिया और अपना रूल वहाँ पे एस्टैब्लिश कर। इंग्लैंड एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनी इन इजिप्ट, सम प्रोविंसेस ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो इंग्लैंड, इजिप्ट जो अभी कंट्री है उसको भी इंग्लैंड ने ले लिया और अफ्रीका में से ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अपना रूल बना लिया। France established its colonies in Tunisia, Morocco and West African countries, African provinces। आप ये अगर मैप में देखो तो आपको ये पता चलेगा, वेस्ट में जो है एक मोरक्को है और एक टूनिशिया, ये दोनों कंट्रीज़ को फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। Germany established its empire in some provinces of East and West Morocco and the West African province. Germany established empire in some provinces of East and West Africa. जर्मनी ने भी थोड़ा, इतना बड़ा लैंड था, सबको थोड़ा थोड़ा मिल ही रहा था, सब लोग जितना हो सके वो अपने अपनी जगह पे जितना हो सके कैप्चर कर रहे थे। इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड रेड सी, रेड सी के आसपास ये जितने भी प्रोविंस, जितना भी ये लैंड है उसने ले लिया। स्पेन एंड पोर्चुगल ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब सब ने अपना अपना लगा, मतलब कुछ कुछ जगह बांट ली। A conference for the European nations was held in Berlin in 1884-85 के बीच में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये जो कंपटीशन चल रहा था इसके बीचों बीच एक कॉन्फ्रेंस हुआ। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के बाद सबने, मतलब जितने भी ये जो कंट्रीज़ जो अपना अपना पावर एस्टैब्लिश करने में होड़ में लगी हुई थी, सब उन कंट्रीज़ का सबका कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने बहुत पीसफुली अपना जो है सब इलाके आपस में बांट लिए ये कॉन्फ्रेंस के बाद। डिफरेंट Thus the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa, मतलब पूरे अफ्रीका को लोगों ने भाई हाँ ये हमारा जगह डिवाइड कर लिया और भाई एक और बात करेंगे, तुम लोग हमारे इसमें मत घुसो, हम तुम्हारे में नहीं घुसेंगे। ये सब इन लोगों ने आपस में डिवाइड करके अब पूरे अफ्रीका पे यूरोप का दबदबाव या यूरोप का पावर था, यूरोप के पावर के अंडर आ गया अफ्रीका पूरा। While on one hand, greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Thus, the unified Germany plugged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. ये सब लोग मतलब लगे हुए थे उसको, मतलब जैसे स्पेन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, पोर्चुगीज़ है, ये सब लोग जो है, पोर्चुगल है, ये सब लोग लगे हुए थे लैंड एक्वायर करने में अफ्रीका में। इस बीच में क्या किया, इटली और जर्मनी ने अपना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर लिया, मतलब हम दोनों कहीं पे भी जाएंगे तो साथ में लड़ेंगे। दोनों ने एक अच्छा सा एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम दोनों कहीं पे भी होगा, हम दोनों का साथ रहेगा और हर चीज़ पे हम लोग साथ में लड़ेंगे करके इन्होंने एक इनका अंडरस्टैंडिंग बिठा लिया। और इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अपने इधर इंडस्ट्री बढ़ानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, फैक्ट्रीज बढ़ाना है, उसके लिए सामान जो है वो वहाँ अफ्रीका वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आएंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज बनाएंगे। कमर्शलाइजेशन यानी ये सामान ले जाके सब जगह बेचेंगे और दो कंट्रीज एक साथ हो गई हैं तो उनका पावर बढ़ गया और उन दो मतलब इस वजह से उनका क्या डोमिनेंस भी सब जगह बढ़ गया और कॉलोनिज्म मतलब और के टेरिटरीज को वो एक्वायर करना शुरू कर दिया। Germany plugged into competition. Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This led to फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये क्या किया इन लोगों ने, ये होड़ लगी हुई थी, सब लोग कैप्चर करना है, तो आपस में इतना कंपटीशन हो रहा है, तो इसी बीच में जर्मनी और इटली जो है एक साथ आ गई, यानी उसका पावर बढ़ गया। तो नेचुरली जब एक का पावर बढ़ जाता है तो वो क्या है सब पे डोमिनेट करने लगता है। और क्या है ये जो जितने भी बाकी कंट्रीज थे, स्पेन है, आपका पोर्चुगल है, बेल्जियम है, ये सब लोग अलग अलग थे
तो अलग अलग में स्ट्रेंथ कम रहती है, तो ये दोनों साथ में हो गए, ये सबकी लड़ाइयाँ फिर शुरू, उन लोग आपस में लड़ने लगे, ये दोनों साथ मिलके सबसे लड़ने लगे, और ऐसे लड़ते लड़ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो गई। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो, गो थ्रू द लेसन, और हो सके तो एटलस निकाल के ये सारे मैप्स एक बार, ये जितने भी कंट्रीज हैं उसको एक बार देखो, और उस कहाँ पे हैं, क्या है लोकेशन, एक बार अच्छे से समझो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।